हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स के एक और नए लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पॉलिटिक्स सेक्शन के अंदर आर्टिकल्स, शेड्यूल, पार्ट्स और लिस्ट के बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस को देखा है। इस क्लास में भी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस जो उस सब टॉपिक से बच गए हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपकी रिवीजन अच्छी चल रही है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने का एक जो वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और जो फैक्टर है वो ये है कि आपका रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे ढंग से चलना चाहिए। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिवीजन नहीं करोगे आप लोग तो आप जो फैक्ट्स आप पढ़ रहे हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आपको बार बार आप भूल जाओगे। ए पार्ट फॉर रिवीजन, रिवीजन का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप टेस्ट लगाओ। पिनाकल के टेस्ट पोर्टल पे बहुत सारे टेस्ट पड़े हैं, आप वहाँ से भी सब्सक्राइब करके टेस्ट लगा सकते हो। अगर आप इस बुक को रेगुलर रिवीजन करते हो, इस वीडियो को उसको रेगुलर देखते हो और उसके बाद अगर आप एक टेस्ट भी रोज लगाते हो तो आपका एसएससी में आई कैन गिव यू गारंटी कि ये आपका जो स्कोर होगा आपके कंपटीटर से बहुत ज़्यादा होगा। और जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसको कहते हैं डोमिनेट करना। डोमिनेट करना, ठीक है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंटों को कहता हूं कि डू नॉट कम्पीट बट डोमिनेट। आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आपके कंपटीटर को लगना चाहिए कि आप जो है एग्ज़ाम में डोमिनेट कर रहे हो। जब भी कोई किसी एग्ज़ाम में किसी कंपटीशन में डोमिनेट करता है तो बाकी जो प्रतिभागी होते हैं उनको लगता है कि ये उनके सामने फाइट नहीं कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के आज फिर पॉलिटी के सब टॉपिक जो आर्टिकल्स, लिस्ट, शेड्यूल्स हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं और कोशिश करेंगे कि इस क्लास में ही सारे फैक्ट्स को हम याद कर लें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ बी विथ मी। आई होप कि आप चीज़ों को एंजॉय करोगे, आप चीज़ों को समझोगे और आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएंगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विथ। आर्टिकल 360 जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ये किस चीज़ें की बात करता है, ठीक है। हर एक आर्टिकल में एक सब्जेक्ट मैटर होता है। यहाँ पे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट मैटर्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम जानते हैं, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शंस है: राइट टू लाइफ, फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि मौलिक कर्तव्य कहते हैं। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। यस, तो राइट आंसर विल बी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज द राइट आंसर। मैंने आपको पिछले क्लासेस में तीन तरह की इमरजेंसी की बात कही थी। आर्टिकल 352 वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। देन आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी। जब भी आपने सुना होगा कि स्टेट में इमरजेंसीज लगती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पे क्या होता है, एज सेंट्रल गवर्नमेंट सेंड्स गवर्नर टू एवरी स्टेट, गवर्नर टू एवरी स्टेट, गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट। राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं, और जब भी स्टेट में वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकॉर्डिंग टू जो सेंट्रल का जो एडवाइस होता है, सेंट्रल के जो गाइडलाइंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर उसके अनुसार एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है तो वहाँ पे गवर्नर ये मैसेज जो है यूनियन गवर्नमेंट को भेजती है कि स्टेट की जो मशीनरी है दैट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार स्टेट की मशीनरी काम नहीं कर रही है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करता है, ठीक है। आर्टिकल 352 का इस्तेमाल उस समय होता है जब किसी देश में इंटरनल या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, ठीक है। कोई ऐसी वॉर हो जाए, कोई ऐसी जंग हो जाए जहाँ पे हमारी जो पीस है वो थ्रेटन हो जाए, तो वहाँ पे भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। दो इमरजेंसी हुआ। आपका तीसरा जो इमरजेंसी है वो है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब भी किसी देश की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, उसकी वित्तीय स्थिति
उस लेवल पे नहीं होती जहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ दिस कोई भी एक कंट्री है उसका अच्छे से चल सके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंस्पायर्ड, जैसा कि इंस्पायर्ड हो कि इस ढंग से चले। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है किसी देश की खराब हो जाती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति जो आपातकालीन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसको लगाता है। इसलिए आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करता है। ठीक है, क्लियर है? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे जब हम लोग थियरी क्लासेस करेंगे, तो यहाँ के लिए इतना बहुत सफिशिएंट है। अगर आप इतना भी याद करोगे तो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Constitution of India empowered the Parliament to provide by law for continued use of English for official purpose even after 25th January 1965? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियली जब भारत आज़ाद हुआ था तो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, लेकिन कब तक दी गई थी? ये अनुमति दी गई थी आपको 25 जनवरी 1965 तक। 25 जनवरी 1965 के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है उसको कंटिन्यू किया गया। और ये जो प्रोसेस था, ये जो अनुमति थी, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो इसकी अनुमति देता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी, ठीक है, 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी की निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया था? आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है, वो कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, यस, यस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 343 सब क्लॉज 3। आर्टिकल 343 सब क्लॉज 3 इस चीज़ की अनुमति देता है कि 25 जनवरी 1965 के बाद भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कंटिन्यू किया जा सके। ठीक है, क्लियर है? अगले पास की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। ठीक है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता देता है, प्रदान करता है? देश के भीतर, ठीक है, देश के बाहर नहीं, देश के भीतर। कौन सा पार्ट बताइए? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, राइट आंसर विल बी पार्ट 13। पार्ट 13 इज द राइट आंसर। और पार्ट 13 में कुछ आर्टिकल हैं जिसको आपको याद रखना है। आर्टिकल 301 टू 307, ये जो आर्टिकल है ये इस व्यापार से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी याद रखना है। कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस समूह के अनुच्छेद द्वारा ये अनुमति दी जाती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 301 टू 307। क्लियर है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट 13 का 301 टू 307। अगले पक्ष की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट लॉज इनकंसिस्टेंट विथ पार्ट 3? पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स, राइट? लॉ इनकंसिस्टेंट विथ पार्ट 3 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 आर वाइड। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले का भाग 3 के साथ असंगत कानून अमान्य है? ठीक है, क्या प्रश्न है? प्रश्न कह रहा है कि 1950 के पहले कोई भी ऐसा कानून है जो पार्ट 3 है इसका उल्लंघन करता हो। कोई भी ऐसा कानून जो पार्ट 3 का उल्लंघन करता हो। पार्ट 3 क्या है? मूल अधिकार। मतलब मूल अधिकार का कोई भी ऐसा कानून जो 1950 के पहले बना हो और वो मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो तो उसको क्या माना जाएगा? वो अमान्य हो जाएगा। ठीक है, उसको निरस्त कर दिया जाएगा, उसको वाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट विल बी वाइड। क्लियर है? दैट विल बी वाइड।
तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि 1950 के पहले कोई भी ऐसा कानून जो आपके मूल अधिकार के अगेंस्ट हो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, उसको अमान्य माना जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो ये बात कहता है। यस, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट दिस थिंग? so that article is article 13. So that is article 13. Right answer is article 13. Next question लेते हैं। As per article 80 of the Constitution of India, the total numbers of members of the Rajya Sabha cannot be more than। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या एक जो नंबर है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि लोकसभा में और राज्यसभा में एक नंबर्स हैं, जिसकी जितने नंबर्स हैं वो उतने ही सदस्य उसके मेंबर्स रहते हैं, और ये सब एक वेल डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, ये सारा प्रोविजंस दिया गया है संविधान में, तो उससे ज़्यादा जो है राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते हैं। वो जो मैजिक नंबर है वो आपको बताना है कि वो इन चारों में से कौन सा नंबर है जिसके बारे में आर्टिकल 80 में लिखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स करके भी पूछा जा सकता था कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा कैनॉट बी मोर देन एक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि वो मैजिक नंबर कौन सा है जिससे ज़्यादा राज्यसभा में मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। यस, तो राइट आंसर विल बी 250। ठीक है, द राइट आंसर इज 250। और आपको एक और फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि राज्यसभा में 250 मेंबर से अधिक नहीं होने चाहिए, और आउट ऑफ 250 12 मेंबर्स are nominated by president। ठीक है, प्रेसिडेंट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 12 मेंबर्स जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं आउट ऑफ 250। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स? भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? ठीक है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट? क्या कह रहा है, ये वो कौन सा पार्ट है भारतीय संविधान का जो संघ और राज्य के संबंधों के बारे में बात करता है, संघ और राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है, वो कौन सा पार्ट? ठीक है, पार्ट 8, पार्ट 11, पार्ट 7 या पार्ट 9? यस, कौन सा पार्ट है जो इससे डील करता है? तो राइट आंसर विल बी पार्ट 11। पार्ट 11 इज द राइट आंसर। पार्ट 8 क्या करता है? पार्ट 8 डील्स विथ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, पार्ट 8 डील्स विथ यूनियन टेरिटरीज, और पार्ट 11 जो है वो राज्यों और संघ के बीच की संबंधों के बारे में बात करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो क्या बात करता है, ये आपको बताना है। आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 जो है वो बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल है, क्योंकि इस पे समय समय पे सुप्रीम कोर्ट का प्रतिक्रिया हम देखते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको, जो आर्टिकल 21 है, इसको पूरा ब्रॉड कर चुका है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। अभी आप बताइए कि आर्टिकल 21 बातें क्या करता है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट टू लाइफ और नेशनल इमरजेंसी। इसको क्लियर हम लोग स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी वी हैड डिस्कस, दिस इज आर्टिकल 352। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहले आर्टिकल 31 में था, अब 300A है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव डिस्कस। तो आर्टिकल 21 क्या बचता है? वो बचता है राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ मैंने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट बहुत ब्रॉड बना चुका है। इसका एक रीजन है,
सुप्रीम कोर्ट राइट टू लाइफ के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। आपकी जो शिक्षा का अधिकार है उसको सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि ये भी जो है एक जीवन के अधिकार जीने का सब क्लॉज है, सब अधिकार है। जब तक जो आदमी शिक्षित नहीं है वो अच्छे से जी नहीं पाएगा। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट जो है, आपका जो पर्यावरण है वो साफ सुथरा होना चाहिए, ये भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया है। जैसे कि सोने का अधिकार, अगर आपको सोने से वंचित किया जाए तो कहीं ना कहीं आपका जो राइट टू लाइफ है उससे आपको वंचित किया जा रहा है। तो राइट टू स्लीप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। लेकिन आपको उतना नहीं सोना है जितना आप सोच रहे हो, एक लिमिटेशन है जो आप, मैं कहना चाह रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप ऐसा नहीं, घर में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप और आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको बोले तो आप बोले नहीं, मुझे, मेरा तो राइट टू लाइफ है, मुझे सोना है। आई एम नॉट टॉक अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ राइट टू लाइफ। हाँ, जो एक प्रॉपर स्लीप है, पीसफुल ढंग से सोने का अधिकार जो है वो राइट टू लाइफ के अंदर आता है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो राइट टू लाइफ के अंदर आता है। इसको हम डिटेल वे में अपने थियरी के क्लासेस में, वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे, मैं आपको जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न। Which schedule of the Constitution of India deals with the allocation of seats in the Council of States? Which schedule of the Constitution of India deals with allocation of seats in the Council of States? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? शेड्यूल की बात हो रही है। कौन सा शेड्यूल जो है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा में, राज्यों की जो परिषद है वहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात हो रही है। आप बताइए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 5th, 4th, 8th एंड 6th। यस, भारत के संविधान की कौन सी जो अनुसूची है जो राज्यों की परिषदों में सीटों की आवंटन के से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेड्यूल 4। ठीक है, चौथी जो अनुसूची है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स? भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, पार्ट 12, पार्ट 9, पार्ट 10 या पार्ट 8। यस, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन आप समझ गए? वो कौन सा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे आपको वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से रिलेटेड चीजें हैं वो मेंशन है। ठीक है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो किस पार्ट में है ये आपको बताना है। यस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 12 में ये चीजें मेंशन है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopt Article 370 of the Constitution of India, ensuring a special status and internal autonomy for Jammu and Kashmir? भारतीय संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था? आपको पता है आर्टिकल 70 इज नो मोर देयर। ठीक है, इसको रिपीट कर दिया गया है अभी, लेकिन आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस साल इसको लागू किया गया था। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि किस साल अनुच्छेद 370 को अपनाया गया था। यस, 1952, 1949, 1961 और 1950। यू हैव 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज आंसर मी व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। यस, the right answer shall be 1949. 1949 is the right answer। और इसको अगस्त 2019 में, अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रिमूव कर दिया गया along with आर्टिकल 35A। ठीक है,
इसको भी रिमूव कर दिया गया, जो जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। उसके साथ साथ आर्टिकल 35A को भी रिमूव कर दिया गया, जो कि स्पेशल प्रिविलेजेस देते थे। प्रिविलेजेस टू द सिटीजन ऑफ J&K, ठीक है। गिव प्रिविलेजेस टू द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो दोनों को अगस्त 2019 में रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो नाउ द आर्टिकल 370 इज नो मोर, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कब लागू हुआ था, तो आपको याद रखना है 1949, क्लियर। Which article of the Constitution of India provides that there will be governors of states? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, ठीक है। Which articles of the Constitution of India provides that there will be governor of states? कौन सा आर्टिकल कहता है कि हर एक राज्यों में एक राज्यपाल होंगे, ठीक है। ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आपको बताना है। यस, 136, 148, 124 या 153। काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आपको स्टेट वाली लिस्ट याद होंगे 6 तो आपको ये इजिली आप इसका आंसर गेस कर सकते हो, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 टॉक्स अबाउट द प्रोविजन इन विच एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर। हर एक राज्यों के पास एक राज्यपाल होंगे, ये आर्टिकल 153 में मेंशन है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which articles of the Constitution of India directs the state to secure a social order for the promotion of welfare of the people? ठीक है, क्या करना है, directs the state to secure a social order, मतलब एक ऑर्डर बना के रखना है जिसके अंदर वेलफेयर ऑफ द पीपुल है जो है वो उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है, ठीक है। एक व्यवस्था सुरक्षित करनी है जहां पे क्या हो सके, जहां पे लोगों का कल्याण हो सके। ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आपको बताना है। और अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उससे एक चीज समझ में क्लियर आता है, ये जो आर्टिकल है वो किसका है, पार्ट हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट्स द स्टेट मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसका पार्ट ही है ये डीपीएसपी। मैं कंटिन्यूसली आपको इस क्लास में बता रहा हूं कि डीपीएसपी जो है वो जस्टिसेबल नहीं है, मतलब जो ये निर्देश दिए गए हैं इसको फॉलो नहीं किया जाता है तो आप कोई भी न्यायालय नहीं जा सकते हैं अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में। लेकिन आपके जो मूल अधिकार हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, इफ दीज राइट्स आर वायोलेटेड, इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और फॉर दैट मैटर द हाई कोर्ट, ठीक है। और आप जब जाते हो तो क्या करता है, कोर्ट जो है रिट जारी करता है, ठीक है, क्लियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्टिकल 38, आर्टिकल 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Constitution of India states that there shall be a president of India? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये चीज कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। और आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आर्टिकल 54, 52, 58 एंड 52। बहुत ही क्लोज ऑप्शन हैं। अगर आपको क्लियरली आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको चीज़ें मेमोराइज नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ एक प्रेसिडेंट होंगे, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 54, 52, 58 और 55। The right answer will be Article 52. Article 52 is the right answer. Article 54 क्या है? The president shall be elected by electoral college.
ठीक है। एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे जिनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा, वो लोग मिलके प्रेसिडेंट को चुनेंगे। ये कहाँ लिखा है? ये आर्टिकल 54 में मेंशन है, ठीक है। 58 क्या है? 58 टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है। क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन इज टॉक्ड बाय आर्टिकल 58, ठीक है। और 55 क्या है? 55 है मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन। क्लियर है? समझ गए चीज़ों को? ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ों को हम लोग याद करते चलेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे पॉलिटी सेक्शन में, तो उन सारे क्वेश्चंस को बार बार हम लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। मेरा पर्पस यही है कि इस क्लास के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो टेस्ट सीरीज है जो हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है, पिनाकल के पोर्टल पे, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज उठाओ और उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने एक लेक्चर में आपको चीज़ों को बहुत बार रिवीजन करा दूँ, क्योंकि बहुत बारी मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट किए हुए हैं जो क्वेश्चन नंबर 2-3 है, उसको मैं फिर से 2-4 क्वेश्चन बाद थोड़ा सा आपको रिवीजन कराता हूँ। यही फ़ायदा होता है इस वीडियो कोर्स का कि आपको चीज़ें बहुत बारी इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following articles of the Constitution of India lays down the duties and functions of the Union and State Public Service Commission in India? ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और कार्यों को निर्धारित करता है? ये आपको बताना है। आर्टिकल 312, 320, 308 या 316? यस, यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 320, ठीक है। आर्टिकल 320 इज द राइट आंसर। और आर्टिकल 320 क्या करता है? आर्टिकल 320 जो है lays down the duties and functions of the Union and State Public Service Commission in India, आर्टिकल 320, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following articles of the Indian Constitution directs the state to ensure the right of citizen to adequate means of livelihood? क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? मतलब जो लाइवलीहुड है इसके लिए आपको क्या करना है? एक मीन्स प्रोवाइड करना है, जो वहाँ के सिटीजन हैं हमारे देश के, उनको एक रोजगार मिल सके, इसके लिए मीन्स प्रोवाइड कराना है, ठीक है। साधन प्रोवाइड करना है, सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, ठीक है। आपको बताना है कि किस आर्टिकल में ये चीजें मेंशन हैं। यस, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये अनुच्छेद 39 में मेंशन है। अनुच्छेद 39 में ये चीज़ें मेंशन है। आपने देखा होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उससे बहुत सारे प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी टीसीएस पूछ चुका है। तो इससे एक चीज़ और समझ में आता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जब भी रिविज़न करें, जब भी आप टेस्ट लगाएं, तो डीपीएसपी वाले जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको बहुत ध्यान से आपको करना है, सो दैट you can maximize your score and hence maximize your chances to get selected in your upcoming examination, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों को करके ही आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, इसको कभी नहीं भूलना है। A small step in at a time will definitely make you a successful person, ठीक है। आगे देखते हैं। Which of the following posts in the constitution पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? ठीक है, आर्टिकल 76 की बात हो रही है।
तो ऑब्वियस सी बात है ये एक संवैधानिक पद होगा। आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा पद है जो आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं: एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल्स या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के जो आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं। हमारे संविधान में आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, जो संवैधानिक पोस्ट है, पद है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक पद के बारे में आपसे आर्टिकल पूछा गया है, आर्टिकल 76। आपको बताना है कि किस पद के बारे में आर्टिकल 76 में मेंशन है। यस, बताइए। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 76 का वो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आर्टिकल 76 में मेंशन है एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट सब्जेक्ट से आपने क्या समझा? मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सब्जेक्ट यूनियन के पास होते हैं पावर, बहुत सारे स्टेट के पास होते हैं, और बहुत सारे दोनों के पास होते हैं, जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, स्टेट पे स्टेट लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे सेंट्रल लॉ बनाता है, और कंकरेंट वाले पे दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर द स्टेट सब्जेक्ट अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो शेड्यूल कौन सी है ये आपको बताना है। यस, वी हैव 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस, 5th, 9th, 7th या 12th शेड्यूल। Which schedule of the Constitution of India talks about police and public order are the state subjects? स्टेट सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आइटम्स होते हैं, जिसके बारे में वो सारी चीज़ें इन चारों में से एक शेड्यूल में मेंशन है। और आपसे ये पूछा जा रहा है केवल एक टॉपिक देके कि पब्लिक और पुलिस का जो सब टॉपिक है ये किस शेड्यूल के अंदर है, आपको बताना है। 5th, 9th, 7th या 12th। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 7th शेड्यूल। ठीक है, 7th शेड्यूल इज द राइट आंसर, और 7th शेड्यूल के अंदर ही आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कौन करंट लिस्ट होता है। ये तीनों लिस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों में कुछ आइटम्स हैं जिसपे रेस्पेक्टिवली यूनियन स्टेट और यूनियन दोनों ही कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जिसपे कोई भी ऐसा आइटम है जिसपे यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लॉ पास करता है, तो अगर उस विषय पे कोई भी लॉ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी भी राज्य द्वारा पास किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो नल एंड वाइड हो जाएगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है उसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ये किस आर्टिकल में मेंशन है कि जो देवनागरी लिपि में हिंदी है वह संघ की राजभाषा होगी? ठीक है, हिंदी जो होगी देवनागरी लिपि में वो संघ की राजभाषा होगी। ये किस आर्टिकल में मेंशन है ये आपको बताना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई हैव सीन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से हिंदी विलुप्त हो रहा है, तो किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड को ये पता होता है कि जो हिंदी के प्रति रुझान है वो आपका कम हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखे होंगे आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत सारे आएंगे। टीसीएस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। 6500 में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हम लोगों ने देखे हैं, जो कि वैसे एरिया से क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपका ध्यान कम जाता है। तो ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस को हमेशा आपका माइंड अप्लाई करके कवर करना है, जहाँ पे आपको लगता है कि एक तरह से सेंटिमेंट्स वहाँ से मूव हो रहा है। ठीक है, तो हिंदी वाला क्वेश्चन जो है इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। आंसर, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, क्या होगा इसका राइट आंसर?
किस आर्टिकल में कहा गया है कि हिंदी एज ए देवनागरी लिपि ये यूज होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1। 343 सब क्लॉज 1 इज द राइट आंसर। प्लीज रिमेंबर इट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Which articles of the Constitution of India defines the power of the president to grant pardon? Which article, कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है या डिफाइन करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के जो पावर हैं वो क्या है? टू ग्रांट पार्डन, ईटीसी, एंड टू सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। आपको पता होगा कि हमारे राष्ट्रपति के पास बहुत सारे ऐसे पावर होते हैं जहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे कल्प्रिट होते हैं या बहुत सारे लोग जो जिनको सज़ा सुनाई जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो हमारे राष्ट्रपति के पास निवेदन करते हैं कि हमारी जो सज़ा है वो कम कर दी जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि वो डेथ सेंटेंस को उम्र कैद में या उम्र कैद को एज वाइज कम कर सकते हैं। जैसे कि उम्र कैद अगर मान लो कि आपको 25 साल 30 साल का है तो उसको भी 10 साल कर सकते हैं। तो ये जो पावर है राष्ट्रपति के पास, इसके बारे में किस अनुच्छेद में मेंशन है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पास ऐसे पावर हैं जिससे वो किसी का सजा कम कर सकता है? ठीक है, 4 आर्टिकल आपके पास हैं, आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल में ये चीज डिस्कस किया गया है। 72, 81, 55 और 63। यस, राइट आंसर विल बी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो एक आर्टिकल और मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन मेंशन इन आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हम लोग हर एक क्वेश्चंस में 1-2 आर्टिकल एडिशनल याद करते चलेंगे सो दैट हमारे ऊपर जो प्रेशर है मेमोराइज करने का वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, क्लियर है? आर्टिकल 72 बात करता है प्रेसिडेंट के पावर को, जिससे वो किसी को ये पार्डन, ईटीसी, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट, ये सब जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास है। इट इज मेंशन इन आर्टिकल 72। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, अनुच्छेद 72 में ये चीज मेंशन है। Which of the following articles of the Constitution of India deals with the duties and powers of the Comptroller and Auditor General of India? अभी थोड़े स्लाइड पहले मैंने इस चीज को डिस्कस किया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताना है कि CAG इसके जो पावर्स हैं उसके बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है? पावर्स एंड ड्यूटीज। देखिए, कर्तव्य और शक्तियां से संबंधित है। आर्टिकल 148 टॉक्स अबाउट CAG, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास ही वो आर्टिकल होगा जिसमें उसके पावर और उसके ड्यूटीज के बारे में जिक्र होगा। तो ऑब्वियस सी आंसर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? ऑब्वियस आंसर निकल के आ रहा है आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 इज द ऑब्वियस आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर कॉन्सेप्ट है? कोई दिक्कत? तो इतने खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चंस हैं, और अगर आप देखोगे कि आपकी रिवीजन अच्छी चल रही है तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान होते हैं और आपको बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे। तो हाँ, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करा करा के चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से याद करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अभी हमने तुरंत इसको डिस्कस किया है, आप बताइए किसका क्या होगा राइट आंसर? वी हैव जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर मी व्हाट विल बी द राइट आंसर। यस, द राइट आंसर विल बी आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 हमने अभी तुरंत डिस्कस किया था। आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया।
वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ठीक है। राज्यसभा का जो सेशन चलता है उसको जो एड्रेस करते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को ये पावर होता है, वो एक एज ए स्पीकर काम करते हैं राज्यसभा के। और लोकसभा के तो स्पीकर स्पीकर ही होते हैं, ऐसा नहीं कि लोकसभा के स्पीकर प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं जिसको उसके सदस्य चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। The concept of reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in the House of the People is highlighted in which of the following article? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधारणा लोकसभा को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रेखांकित किया गया है? ठीक है, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन दिया गया है। इस रिजर्वेशन का जो प्रोविजंस है वो भारत के संविधान के एक अनुच्छेद में मेंशन है। वो आर्टिकल कौन सा है, वो अनुच्छेद कौन सा है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। प्लीज बताइए आपका क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? What would be the right answer? The right answer is Article 330. Article 330 is the right answer. Article 330 is the right answer. और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ना कि एसएससी बल्कि बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है कि रिपीट होता है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखेंगे। आर्टिकल 330 के अंतर्गत लोकसभा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। यही क्वेश्चन तो है यहाँ पे, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए जीएसटी काउंसिल? ठीक है, जीएसटी काउंसिल क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। जैसे ही आप आर्टिकल्स देखेंगे वहां पे आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि इसका मतलब यह है कि जीएसटी काउंसिल जो है इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संवैधानिक इकाई है, ठीक है। जब भी आर्टिकल जहां भी लिखा हो, जब भी किसी भी बॉडी के सामने आर्टिकल लगा हो, इससे ये समझना है कि वो जो बॉडी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। क्लियर है? आपको बताना है कि क्या होगा उसका राइट आंसर। जिस आर्टिकल के अंतर्गत ये मेंशन किया गया है कि देयर शैल बी अ जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए काउंसिल एक होगा, ये किस आर्टिकल में मेंशन है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और तकरीबन बहुत सारे एग्जाम में, इनफैक्ट हर एक एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन देख चुका हूँ कि ये पूछा जा चुका है, ठीक है। एसएससी से लेके एमटीएस में हो, एसएससी में हो, दिल्ली पुलिस में हो, पीसीएस के एग्जाम में हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस को मैं देख चुका हूँ, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 279A, अनुच्छेद 279 अ जो है इसका राइट आंसर है। और ये आर्टिकल जो है बोलता है देयर शैल बी अ जीएसटी काउंसिल। और जैसे ही एक आर्टिकल के अंदर इसका प्रोविजन है, इससे एक चीज क्लियर हो गया कि वो जो बॉडी है, वो जिसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ये फायदा होता है कि कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी आसान होता है। अगर आपको याद रहे कि ये आर्टिकल ये है, ये आर्टिकल इसका ये है, तो उसमें काफ़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर लोगे कि हाँ ये बॉडी जो है वो संवैधानिक बॉडी नहीं है, ठीक है। क्लियर? विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर? ठीक है, अभी हम लोग तुरंत डिस्कस किया कि राष्ट्रपति के पास वो पावर्स होते हैं पार्डनिंग के, ठीक है। जब भी कोई सजा युक्त आदमी आता है कि मुझे मेरा जो सजा है वो कम कर दीजिए, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है। कुछ ऐसे मिलते जुलते पावर राज्यपाल के पास भी होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, ठीक है। गवर्नर का जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में प्रोविजन जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन है ये आपको बताना है। 150, 173, 189 या 161, बताइए वो कौन सा आर्टिकल है जो इसके बारे में बात करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल गलत नहीं करना है। फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ और मुझे पूरी आशा है कि मेरे क्वेश्चंस कराने के बाद आपके एक भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ इंश्योर करना है, क्योंकि मेरी जो मेहनत है आपके लिए वो तभी सफल हो पाएगी जब आप इस सारे क्वेश्चंस को सही करके आओगे। ठीक है, मेरा जो एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में तभी जा पाएगा जब आप इसको सप्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं करना है। राष्ट्रपति का पार्डनिंग पावर, राज्यपाल का पार्डनिंग पावर, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। आप बताइए राज्यपाल का पार्डनिंग पावर जो है वो किस आर्टिकल में है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 161। ठीक है, वो हो जाएगा आर्टिकल 161। अनुच्छेद 161 में जो राज्यपाल के क्षमादान की जो पावर्स हैं वो मेंशन है आर्टिकल 161 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल अ मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आपको मैं जब फाइनेंस से रिलेटेड उस टॉपिक पढ़ाऊंगा या थ्योरी में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि मनी बिल्स कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन आपसे जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्वेश्चन है, और यहाँ से पूछा जाए कि भारत का संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, एक आर्टिकल में ये मेंशन है कि धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है, इट हैज बीन अंडरस्टूड दैट मनी बिल कैन ओनली बी introduced in लोक सभा और द लोअर हाउस, नॉट इन द राज्यसभा। मनी बिल को लोकसभा में ही प्रस्तुत करना है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं करना है और नहीं किया जा सकता है। और इससे रिलेटेड वो कौन सा आर्टिकल है ये आपको यहां बताना है। तो मनी बिल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि मनी बिल का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 1010। जब भी हमें आसपास के आर्टिकल पता होता है तो हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें गेस कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको यहाँ गेस करना हो तो व्हाट वुड बी दैट आर्टिकल, वो कौन सा आर्टिकल होगा जिसको आप इस क्वेश्चन के लिए गेस करोगे। यस, क्या होगा राइट आंसर? यस, ऑब्वियस बात है, आर्टिकल 109। सो आर्टिकल 109 talks about that a money bill can only be introduced in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha। एक जो धन विधेयक है वो राज्यों की परिषदों में पेश नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। एक फैक्ट मैं और आपको एडिशनल बताता हूं, अब मनी बिल, कोई भी एक बिल मनी बिल है कि नहीं है इसको डिसाइड कौन करता है? अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ये बताओ आप, अगर कोई मनी बिल कह के इंट्रोड्यूस हो रहा है लोकसभा में, तो हु विल टेक दिस डिसीजन दैट दैट बिल इज अ मनी बिल और नॉट? हु हैज दिस अथॉरिटी टू डिसाइड दैट मनी बिल इज मनी बिल और नॉट? वो धन विधेयक है कि नहीं है ये डिसाइड कौन करेगा? क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोकसभा में अलग मेजोरिटी होती है, राज्यसभा में अलग मेजोरिटी होती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं जो मेजोरिटी में हैं वो किसी भी बिल को मनी बिल बना के इंट्रोड्यूस कर दें। चूंकि आपने यहाँ पढ़ा है कि मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा और उसको अगर पास कराना हो तो उस बिल को मनी बिल बना के पास करा दिया जाए। इससे बचने के लिए हमारे संविधान में प्रोविजन है कि इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो डिसाइड करते हैं कि जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक है, तो वेन एवर अ क्वेश्चन एराइजेज दैट अ बिल इज नॉट अ मनी बिल और अ बिल इज अ मनी बिल, इवेंचुअली दैट डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द और हैज टू बी टेकन बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। तो मनी बिल का आर्टिकल क्या है? 110। ये भी क्वेश्चन आता है, मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आज हमने फिर से 25 बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया है। बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं और मुझे आशा है कि ये छोटी सी क्लास आपको बहुत मदद पहुंचा रही होगी। अगर मैं कुछ यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ, कुछ मेहनत कर रहा हूँ, अगर ये आपके काम आ रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। वी एट पिनाकल्स आर डेडिकेटेड टू मेक श्योर दैट यू पीपल स्कोर good marks in your examination and qualify for your designated post.
आप जिस भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होना चाहते हो, आप मेहनत करो और क्वालिफाई करो। इसी के लिए हम लोग यहाँ से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टडी हार्ड, बहुत मेहनत कीजिए, और ये जो विशियस साइकिल है ना, पास होने का, फेल होने का, इससे आप जल्दी बाहर निकलिए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बैड साइकिल। इस साइकिल में आपकी थोड़ी भी मेहनत कम रहेगी, आप इस साइकिल में फिर से फंस जाओगे और फिर से एक चक्कर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए गिव योर बेस्ट एफर्ट and get out of this mess as soon as possible. The life is waiting for you. Thank you so much. We'll meet you very soon with new brand 25 questions. Thank you so much.